हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th इतिहास का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम आप देखो, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। मैं प्रश्न एक है आपके पास, देखो 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। तो अब इसका उत्तर आप देखो, यहाँ पर लिखोगे आप 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृतियों व सभ्यताओं को पुनः जीवित करने का प्रयत्न किया गया। यूरोप में हुई परिवर्तनों का प्रभाव यूनान व रोमन संस्कृतियों पर भी पड़ा। 14वीं और 15वीं शताब्दी में आम जनता के मन में यूनानी व रोमन संस्कृतियों के अध्ययन के प्रति अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। कारण यह था कि अब तक शिक्षा व वाणिज्य में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी। यूनानी और रोमन संस्कृति व सभ्यता से प्रभावित होकर मानव को ईश्वर की, यहाँ पर आप देखो, सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया और अनेक चित्रकारों ने मानव से संबंधित विषयों पर अपनी रचनाएं व चित्रकारियां की। इसके अतिरिक्त दार्शनिक व तर्कवाद की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर अनेक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए और लोगों को मध्यकाल के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया। कई रूढ़ियों व अंधविश्वासियों का पर्दाफाश यूनानी व रोमन तर्कवाद के माध्यम से किया गया। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर लेखकों व चित्रकारों का प्रतिपाग, देखो यहाँ पर मानव बन गया, ठीक है, और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं व उससे छुटकारा पाने की ओर अनेक विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके साथ साथ अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज के फलस्वरूप यूरोप व अन्य देशों की संस्कृतियों का पता चला और सभ्यताओं के सभी आवश्यक सांस्कृतिक तत्व पुनर्जीवित हुए। अब उसके बाद देखो, प्रश्न 2 आपके पास क्या आता है यहाँ पर, इस काल की, ठीक है, इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। अब आप देखो, 15वीं शताब्दी में रोम नगर को अत्यंत भव्य रूप से बनाया गया। यहाँ अनेक भव्य भवनों व इमारतों का निर्माण किया गया। इटली की वास्तुकला के प्रारूप हमें गिरजाघरों, राजमहलों और किलों के रूप में दिखाई देते हैं। इटली की आप देखो वास्तुकला की शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पर इटली की जो वास्तुकला की शैली है उसको क्या कहा जाता है, शास्त्रीय शैली कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। शास्त्रीय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुसज्जित किया यानी कि उससे सजाया गया, ठीक है। अब आप देखो, जबकि इस्लामी वास्तुकला ने इमारतों, भवनों व मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर में, यहाँ पर आप देखो, पच्चीकारी का काम का सहारा लिया, ठीक है। इटली की वास्तुकला की विशिष्टता के रूप में हमें भव्य गोलाकार गुंबद, भवनों की भीतरी सजावट, गोल मेहराबदार और दरवाजे आदि दिखाई देते हैं। हालांकि इस्लामी वास्तुकला इस काल में अपनी चरम सीमा पर थी। विशाल भवनों में बल्ब के आकार जैसे गुंबद, छोटी मीनारें और यहाँ पर आप देखो घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब और मरोड़दार यानी कि घुमावदार, ठीक है, घूमे हुए खंबे आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। ऊंची मीनारों और यहाँ पर आप देखो खुले आंगनों का प्रयोग हमें इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। उपरोक्त तुलना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला में हमें कुछ अंतर व कुछ समानताएं नजर आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 3 है हमारे पास, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ, ठीक है। अब जो मानवतावादी विचार थे उनका अनुभव यानी कि उनकी शुरुआत एक तरह से देख सकते हैं कहाँ पर उनको सबसे पहले महसूस किया गया लोगों की तरह, ठीक है, इतालवी शहरों में क्यों हुआ। तो आप देखो, इटली के अनेक नगरों में सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधाराओं और को क्या हुआ, विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला, ठीक है। अनुकूल यानी कि उनके अनुसार, ठीक है। 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा प्लेटो एवं अरस्तु के सिद्धांतों एवं ग्रंथों के अनुवादों का अध्ययन किया गया और इसके अतिरिक्त मध्यकाल में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा आधिपत्य कायम कर लेने से अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों ने इटली में शरण ली और वे अपने साथ विपुल मात्रा में साहित्य ले गए और अरब वासियों की, यहाँ पर आप देखो, कृपा दृष्टि से इटली जो वासी थे, ठीक है, उनको क्या हुआ, अनेक साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद भी प्राप्त हुए। प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्यापन एवं अध्ययन शुरू होने लगा।
इटली के जो देखो पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी, इसकी स्थापना 1300 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर आप देखो इटली वासियों ने मानवतावादी विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ग्रहण किया। इटली के मानवतावादी विद्वानों ने मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना है और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं व उससे मुक्ति पाने के विषय पर चिंतन मनन किया है। आगे आप देखो, परिणामतः मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहरों को प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 4 है हमारे पास, विनेस और यहाँ पर आप देखो समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। अब आप देखो विनेस क्या है, इटली का एक महत्वपूर्ण नगर राज्य था। ठीक है, विनेस क्या था, इटली का एक महत्वपूर्ण नगर राज्य था। आगे आप देखो वहां पर गणतंत्रीय शासन प्रणाली 15वीं सदी में आरंभ हो चुकी थी। विनेस के अतिरिक्त फ्लोरेंस और रोम विशेष रूप से उल्लेखनीय स्वतंत्र नगर राज्य थे। ये गणराज्य राजकुमारी द्वारा शासित देखो यहाँ पर शासित किए जाते थे और यहाँ के जो धनी व्यापारी एवं महाजन थे वो नगर की शासन प्रणाली में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते थे। नगर का संपूर्ण अधिकार एक ऐसी परिषद के हाथ में था जिसके सारे सदस्य संभ्रांत वर्ग के और 35 वर्ग से जो अधिक वाले थे। ठीक है, आगे आप देखो विनेस में शासन की बागडोर नागरिकों के हाथों में थी। विनेस निवासियों में जो नागरिकता की भावना अत्यधिक व्याप्त थी। दूसरी तरफ फ्रांस की शासन प्रणाली, अब आप देखो शासन प्रणाली विनेस के एकदम विपरीत थी। अब जो फ्रांस की जो शासन प्रणाली थी वो विनेस से एकदम अलग थी। ठीक है, एकदम उसके विपरीत थी। फ्रांस में नगर राज्यों का संचालन निरंकुश शासक वर्ग के हाथ में था। चार्ल्स प्रथम और यहाँ पर आप देखो लुई 12वां, लुई 13वां और लुई 14वां ऐसे ही निरंकुश शासक थे। और यहाँ पर धर्माधिकारी एवं सामंत राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा शक्ति और यहाँ पर शक्ति संपन्न थे। ठीक है, नागरिकों को जो शोषण करना यहाँ पर सामान्य बात थी। निस्संदेह विनेस नगर में किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई, किंतु फ्रांस के नगर राज्यों में अनेक क्रांतियों का जन्म हुआ और उसका असर वहाँ की सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ा। इस प्रकार विनेस और समकालीन फ्रांस की सरकारों में व्यापक स्तर पर भिन्नता थी। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आप देखो संक्षेप में निबंध, यानी कि आपको अब एक निबंध के रूप में आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न 5 इसमें क्या है, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। देखो यूरोप में 13वीं व 14वीं शताब्दी में शिक्षा के अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया गया। विद्वानों का मत था कि केवल धार्मिक शिक्षा विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इस नई संस्कृति को 19वीं सदी के इतिहासकारों ने मानवतावाद की संज्ञा दी। 15वीं शताब्दी के शुरुआत में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो व्याकरण और यहाँ पर आप देखो अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास तथा नीति दर्शन में अध्ययन कार्य करते थे। यह शब्द लैटिन शब्द यहाँ पर आप देखो ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है। अब किस चीज से बना है आप ये भी याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो सदियों पूर्व रोम के वकीलों तथा निबंधकारों में सिसरो यानी कि 106 से 43 ईस्वी पूर्व ने जो यहाँ पर आप देखो जूलियस सीजर का समकालीन था। ठीक है, और आगे आप देखो संस्कृति के अर्थ में ग्रहण किया। मानवतावादी विचारों के मुख्य अभिलक्षण इस प्रकार थे। अब क्या लक्षण थे, अब आप देखो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिखोगे, मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। अगला आप लिखोगे, मानवतावाद के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही न होकर हमारे अपने लिए भी है। आगे देखो अगला पॉइंट है, मानव का अपना एक अलग विशेष महत्व है। मानव जीवन को सुधारने व उसके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए। मानव का सम्मान करना चाहिए और इसका कारण यह है कि मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। ठीक है, पुनर्जागरण काल में महान कलाकारों की यहाँ पर आप देखो कृतियों और मूर्तियों में जीसस क्राइस्ट को मानव शिशु के रूप में और मेरी को क्या किया था, यहाँ पर आप देखो वात्सल्यमयी माँ के रूप में चित्रित किया गया है। निसंदेह मानवतावादी रचनाओं में धार्मिक भावनाओं का ह्रास पाया जाता है। आगे आप देखो पुनर्जागरण काल में महान साहित्यकारों ने अपने कृतियों में प्रतिपाद्य मानव की भावनाओं और यहाँ पर आप देखो दुर्बलताओं और शक्तियों का विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी कृतियों के केंद्र के रूप में धर्म व ईश्वर के स्थान पर मानव को रखा। इस युग की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में डिवाइन और यहाँ पर डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, और यूटोपिया, हैमलेट आदि प्रसिद्ध हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 6 है आपके पास, 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक सुनिश्चित विवरण आपको देना है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, 17वीं शताब्दी में आए सांस्कृतिक परिवर्तन में रोमन और यूनानी शास्त्रीय सभ्यता का ही केवल योगदान नहीं था। पुनर्जागरण के प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर कसने की जिस अवधारणा को उत्पन्न किया, उसके परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त रोमन संस्कृति के पुरातत्वविद और साहित्यिक यहाँ पर आप देखिए पुनरुद्धार के द्वारा भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव व्यक्त किए गए। अब आगे आप देखो, मध्य युग का एक सिद्धांत था कि पृथ्वी विश्व की धुरी है। यह धारणा आलोचना का प्रतिपाद्य बन गई और यहाँ पर आप देखो कोपरनिकस, गैलीलियो और यहाँ पर आप देखो केपलर आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है और यह 24 घंटे सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। हार्वे ने रुधिर संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यहाँ पर आप देखो नौस चालन एवं चुंबकीय कंपास, ठीक है, के कारण लोगों ने अनेक समुद्री यात्राएं शुरू की और अनेक नए नए समुद्री मार्गों, द्वीपों एवं देशों की खोज इन नाविकों द्वारा की गई। कोलंबस ने सन 1492 में अमेरिका का एक अन्वेषण किया तो 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया। यहाँ तक कि स्पेन नाविक 1606 में ताहित द्वीप पर पहुंच गए और इस्लाम के विस्तार और मंगोल की जीत से एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका का संबंध यूरोप के अनेक देशों के साथ वाणिज्यिक आधार पर स्थापित हुआ। परिणामतः उन द्वीपों व देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर जानकारियां प्राप्त हुई। तो अब आप देखो इसके आगे आप इसमें क्या लिखोगे, देखो दूसरी तरफ यूरोप वासियों ने केवल यूनानी व रोमन लोगों से ही नहीं, ठीक है, सीखा, बल्कि अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन जैसे देशों से ज्ञान की प्राप्ति की। इतिहासकारों ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में यूरोप को केंद्रित दृष्टिकोण में रखा। शंका, प्रेक्षण और प्रयोग के नए नए तरीके जो पुनर्जागरण की बड़ी देन है। मानव ने अपने ज्ञान क्षेत्र में काफी हद तक विस्तार किया। और यहाँ पर आप देखो वेसिलियस ने शल्य चिकित्सा के आधार पर मानव शरीर से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्रदान की और इस प्रकार 17वीं शताब्दी के यूरोप वासियों के लिए विश्व की अवधारणा पूर्णतः अलग थी। तो क्लास 11th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के देखो सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 11th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। मिलता अगली वीडियो में।